नमस्कार। आज हम कोशिका के अंतर्गत केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सब हमको विदित है कि यह कोशिका का जो स्ट्रक्चर है उसके बीच के अंदर एक छोटा सा भाग होता है जिसको हम केंद्रक कहते हैं। ये बीच का जो भाग है यह केंद्रक कहलाता है। इस कोशिका के संगठित भागों के अंतर्गत कोशिका के आनुवंशिक जो इकाई बनेगी, यानी कि नई संतति कोशिका का निर्माण होगा, उस निर्माण के लिए जो आवश्यक पदार्थ है वो आवश्यक पदार्थ इस केंद्रक से प्राप्त होते हैं। इस केंद्रक के ऊपर एक आवरण होता है जिसको केंद्रक आवरण या केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। केंद्रक आवरण कह सकते हैं या केंद्रक झिल्ली कह सकते हैं। जो ये खाली स्थान है वो वास्तव में खाली नहीं है, हम सबको पता है। इसमें कोशिका द्रव्य होता है और यही कोशिका द्रव्य इसके केंद्रक के आसपास भी होता है, लेकिन केंद्रक के ऊपर एक आवरण होने के कारण ये जो केंद्रक के आसपास के द्रव्य को केंद्रक द्रव्य भी कहा जाता है। यह केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों ही आपस में इस झिल्ली के द्वारा है लगातार मिलते जुलते रहते हैं। इस केंद्रक के अंतर्गत विभिन्न आनुवंशिक पदार्थ है वो पाए जाते हैं। विभिन्न आनुवंशिक पदार्थ की स्थिति है वह इसके अंदर समाहित रहती है और जो आनुवंशिक पदार्थ है वो धागेनुमा रचना के रूप में इस भाग के अंदर जुड़ा हुआ रहता है। इस धागेनुमा रचना को जो केंद्रक है, इस केंद्रक के अंतर्गत ही, देखिए मैं केंद्रक के छोटा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उसमें इस प्रकार की धागेनुमा रचना होती है। बहुत सारी रचनाएं होती हैं, इनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम हिंदी में गुणसूत्र कहे जाते हैं। ये गुणसूत्र एक आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य है वह करते हैं। कोशिका विभाजन के समय यह छड़ाकार दिखते हैं जिससे इनका विभाजन है वो आसानी से हो जाए। आनुवंशिक गुणों को यह ले जाने के लिए इसके अंदर डीएनए पाया जाता है जो एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए पाया जाता है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये डीएनए का आपके पूरा नाम है जो क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। यानी कि क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं जो आनुवंशिक गुणों को माता पिता के डीएनए से उसके पुत्र के डीएनए यानी कि जो अगली संतति होगी उसके डीएनए के अंतर्गत प्रसारित करते हैं। डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है, यानी कि इस गुणसूत्र में जो डीएनए मौजूद होगा उसका जो क्रियात्मक खंड होता है उसको जीन कहा जाता है। छोटे से भाग के अंदर बता दो तो जीन इस क्रोमोसोम्स पर हल्के हल्के दानेनुमा संरचना के अंतर्गत होता है। ये दानेनुमा संरचना पर जो जीन होता है वो आनुवंशिक लक्षणों के वाहक के रूप में काम करता है। वाहक का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन गुणों को डीएनए के माध्यम से जीन ले जाता है। इसलिए डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है वह जीन कहा जाता है। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में मौजूद रहता है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है जिसके अंतर्गत वह क्रोमोसोम्स है उपस्थित रहते हैं। जब कभी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब क्रोमोसोम्स धीरे धीरे संगठित हो जाते हैं। यानी कि ये क्रोमोसोम्स जब विभाजित नहीं होंगे तो क्रोमेटिन का एक स्रोत बना हुआ रहता है। क्रोमेटिन का मतलब यह एक प्रकार के इस प्रकार के टुकड़ों के रूप में आपस में
जुड़ी हुई अवस्था में रहते हैं। इस प्रकार से एक जालनुमा रचना बनाते हैं। ये क्रोमेटिन का जाल बनता है जब भी विभाजन के लिए कोशिका तैयार होगी। विभाजन की स्थिति में कोशिका तैयार होगी तो ये जो गुणसूत्र है वो वापस बिखर जाएंगे और विभाजन की स्थिति को तैयार करने का कार्य करेंगे, यानी कि छड़ाकार रूप में प्रस्तुत हो जाएंगे, जिससे इनका जो विभाजन है वो अच्छी तरीके से हो पाए। कुछ जीवों में जो कोशिका जन्म की प्रक्रिया है उसमें केंद्रिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हम सबको विदित है, आगे भी मैंने बताया कि इस केंद्रिक के अंदर आनुवंशिक पदार्थों की उपस्थिति होती है और वही आनुवंशिक पदार्थ हैं उस कोशिका के अंतर्गत नई कोशिका के निर्माण के लिए कार्य करती हैं। कोशिका विभाजन के अंतर्गत केंद्रक का सर्वप्रथम विभाजन होता है और केंद्रक का विभाजन होकर दो नई कोशिकाएं बनती है। इन्हीं नई कोशिकाओं का जब विकास और परिपक्वन होता है तब पूर्णतः एक नई कोशिका के अंदर उसका विघटन है वो हो जाता है। किसके फलस्वरूप? केंद्रक के विभाजन के फलस्वरूप, यानी कि केंद्रक के डीएनए में जब विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है वह विभाजन की प्रक्रिया उसको अगली कोशिका के निर्माण के लिए तैयार करती है। केंद्रक में विभाजन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है समसूत्री विभाजन और एक है अर्धसूत्री विभाजन। बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। कुछ बैक्टीरिया जैसे जीव होते हैं उनमें कोशिका का जो केंद्रीय क्षेत्र है बहुत कम स्पष्ट होता है। केंद्रीय क्षेत्र का मतलब कुछ बैक्टीरिया कैसे जीव हैं? एक कोशिक जीव हैं, यानी कि जिनके अंदर एक कोशिका ही मौजूद होती है। ऐसे एक कोशिक जीव बैक्टीरिया शरीर के जीव इनमें जो केंद्रीय भाग होता है वो बहुत कम संगठित होता है, इतना ज्यादा संगठित नहीं होता है और उस परिस्थिति के अंदर उस केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, यानी कि एक कोशिकीय जीवों के अंतर्गत जो ये कोशिका होती है उस कोशिका में जो केंद्रक होता है इस केंद्रक के ऊपर ये जो झिल्ली है यानी ये परत है, ये परत इस परत का यानी कि केंद्रक झिल्ली अभाव कह सकते हैं या अनुपस्थिति का कह सकते हैं। केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। मैं परिभाषा लिख देता हूं, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, यानी कि केंद्रक झिल्ली इसके ऊपर नहीं होगी। कोशिका और कोशिका के आधार पर पूरा का पूरा कोशिका द्रव्य है वो उस केंद्र के साथ में पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ होता है। यह विशेष रूप से एक कोशिकीय जीवों में जो बैक्टीरिया है, परामीशियम है, यूग्लिना है, अमीबा है, इन सभी के अंतर्गत विशेष रूप से पाए जाते हैं। तो संभव है इसमें कोशिका द्रव्य के अंतर्गत कोई ऐसे विशेषांग नहीं होते जो उनके दूसरे कार्यों को संपादित कर सके। तो उस परिस्थिति के अंदर जो इनकी कोशिका है वही कोशिका सब कार्यों को संपादित करने का कार्य करती है, विशेष कोशिका अंग की उपस्थिति नहीं होती है। ऐसे जो जीव प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं और ये जो कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। आगे है कुछ ऐसे जीव होते हैं तो बहुकोशिक होते हैं, हम सबको पता है। बहुकोशिक जीवों में जब हम बहुकोशिक जीव की जो रचना देखते हैं तब इसकी कोशिका के केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, यानी कि केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली जो उपस्थित होती है, उपस्थित होने के कारण ऐसे जो कोशिका है वह यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। अतः ऐसी कोशिका जिसमें
केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती हैं। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती हैं, उन कोशिका को इसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं और ऐसे जीव यूकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। यानी कि इसमें सुसंगठित केंद्रक भी होता है। सुसंगठित केंद्रक के साथ इस केंद्रक के पास कुछ कोशिका अंगक भी होते हैं, जिनका अपना स्वयं का कुछ कार्य होता है, उन कार्यों को संपादित करते हैं। एवं केंद्रक झिल्ली का उपस्थिति होना जो पदार्थ है, पदार्थों के चयन की स्थिति को निर्भर करता है। तो ऐसे जीव जिसमें कोशिका के अंतर्गत केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं और ऐसे जीव आपके यूकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। कुछ प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंतर्गत क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है। क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है। कुछ ऐसे प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि वो एक कोशिक जीव है तो झिल्लीदार पुटिका के साथ में ही मौजूद होता है। लेकिन पादप के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, वो पादप के अंदर क्लोरोफिल प्लास्टिड के रूप में एक सुसंगठित कोशिका के रूप में उस पादप के अंदर पाया जाता है। जीव द्रव्य कुंचन, जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है। परासरण की क्रिया हमने जो वीडियो के अंदर बताई थी। परासरण 3 प्रकार का होता है। एक होता है समपरासरिक परासरण, एक होता है अल्पदाबी परासरण, एक होता है अति परासरणी परासरण। ये तीनों ही प्रकार के परासरण में किसी में जल समान मात्रा में था, किसी में जल अधिक मात्रा में था, किसी में जल कम मात्रा में था। तो जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा जल की हानि होती है, तो कोशिका झिल्ली सहित जितने भी आंतरिक अंगक हैं, वो आंतरिक अंगक या आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। ये संकुचन की प्रक्रिया जीव द्रव्य कुंचन कहलाती है। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें पादप कोशिका से जल की हानि होती है, जिसके कारण कोशिका झिल्ली सहित संकुचित हो जाती हैं। इसे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इसे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। जीव द्रव्य का मतलब कोशिका का पूरा शरीर, जिसमें कोशिका केंद्र, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली सभी प्रकार के भाग आ गए। वो सभी प्रकार के भागों के अंतर्गत जब जल की हानि परासरण की क्रिया द्वारा होगी, यानी कि परासरण की प्रक्रिया के तहत जल उसके कोशिका से बाहर निकलेगा, तो उस परिस्थिति के अंदर कोशिका झिल्ली दूसरे अंगों को लेकर संकुचित हो जाएगी, यानी कि शामिल हो जाएगी। उस प्रक्रिया को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। और पादपों के अंदर अगर इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया में पादपों के अधिकांश भाग है वो स्फीत अवस्था के अंदर संकुचित होकर मुड़ जाते हैं। उस प्रक्रिया में पादप के जो आंतरिक भाग है, वो आंतरिक भाग अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया को है वो पूर्ण करने की कोशिश भी करते हैं। पादपों के अंदर एक और पदार्थ होता है जिसके कारण पादपों के बाहरी ढांचे में संरचनात्मकता प्रदान होती है। उस संरचनात्मकता प्रदान करने के लिए
उसके अंदर एक ऊतक की मौजूदगी होती है जिसको हम सेल्यूलोज ऊतक कहते हैं। ये सेल्यूलोज की मौजूदगी के कारण ही पादप की बाहरी जो भाग है वो संरचनात्मक दृढ़ता लिए हुए होता है, जिसके कारण पादप स्थिर अवस्था में बाहरी वातावरण के अंदर खड़े रहते हैं। इस प्रकार के भाग के अंतर्गत एक अतिरिक्त परत का निर्माण होता है उस कोशिका पर। उस अतिरिक्त परत के निर्माण के साथ में उस कोशिका के ऊपर जो परत बनी उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। तो मैंने आगे बताया था कि किसी भी कोशिका के अंतर्गत पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक और परत होती है जो कोशिका भित्ति के रूप में कही जाती है, जो पादपों को बाहरी वातावरण के अंतर्गत अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए वह कार्य करती हैं। कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका में एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो एक कोशिका झिल्ली से घिरा होता है और खाली होता है। यानी कि मैंने शुरुआत में बताया था कि एक ऐसा क्षेत्र बीच में केंद्रक होता है कोशिका झिल्ली के आसपास किसी प्रकार की आपको स्थिति दिखाई नहीं देती, खाली स्थान दिखाई देता है, तो वास्तव में खाली न होकर इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है। इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं और यही कोशिका द्रव्य और केंद्र मिलता है तो जीव द्रव्य का निर्माण होता है। यानी कि पूरा कोशिका का जो शरीर है वह उस जीव द्रव्य के निर्माण के लिए काम करता है। ये जो कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य हल्के धब्बों के रूप में इस कोशिका के अंदर केंद्र के आसपास के भागों में उपस्थित होता है, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य तरल पदार्थ के रूप में, यानी कि ये जो कोशिका झिल्ली है इसको प्लाज्मा झिल्ली कह रहे हैं। इस प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्गत जो कोशिका द्रव्य है कोशिका द्रव्य तरल पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है, जो हल्के धब्बों के रूप में अपनी क्रियाओं को संचालित करता है। इसी कोशिका द्रव्य के अंतर्गत विशेष प्रकार के अंगकों की उपस्थिति होती है। यानी कि कुछ विशेष प्रकार के अंगक उपस्थित होते हैं जिनका अपना अपना अलग अलग कार्य होता है, अपना अपना अलग अलग कार्य है जिसके तहत वह अपने कोशिका के अंदर अपने कार्यों को संपादित करने का काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनमें कोशिका अंगों की अनुपस्थिति होती है, जो मैं आगे बता चुका हूँ। दो प्रकार के जीव की स्थिति होती है, प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव। ऐसे जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उनको प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं और उन जीवों में कोशिका अंगकों की उपस्थिति कोशिका द्रव्य में बहुत कम मात्रा में होती ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसके केंद्रक झिल्ली पर आवरण होता है, केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली का आवरण होता है और उन जीवों में कोशिका अंगकों की पूर्णतः उपस्थिति होती है जो कोशिका द्रव्य में रहती है, जिसके तहत विभिन्न अंगकों के कार्य है वो उस कोशिका के अंतर्गत समाहित होते हैं। तो विशिष्ट कोशिका के जो घटक इस कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं उनको हम कोशिकांग कहते हैं या कोशिका अंग कहा जाता है और इनके द्वारा विशिष्ट कार्यों को है वो अलग अलग कार्यों को है उस कोशिका के अंतर्गत समाहित किया जाता है। झिल्ली की सार्थकता हम एक उदाहरण से समझते हैं। छोटा सा उदाहरण है वायरस। अभी वर्तमान में वायरस के प्रकोप के कारण हम बहुत दुखी हैं। वायरस की स्थिति, वायरस को सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। यह सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली का उपस्थित होना नहीं होता, विशेष प्रकार की कोई भी झिल्ली नहीं होती, इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होंगे क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई भी झिल्ली वगैरह नहीं है। तो जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होंगे जब तक किसी सजीव के शरीर में जाकर बहुगुणन की स्थिति को उत्पन्न न कर ले। बहुगुणन का मतलब जनन की प्रक्रिया के तहत अपनी संख्या में वृद्धि न कर ले, तब तक वायरस सजीवता की स्थिति में नहीं रहता है। तो वो बाहरी परिवेश में निर्जीव होता है, लेकिन जैसे ही सजीव के शरीर में प्रविष्ट होता है, किसी कोशिका में प्रविष्ट होता है और बहुगुणन की क्रिया पूर्ण करता है, तब वह सजीव हो जाता है। इसलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। तो झिल्ली नहीं होती, लेकिन बहुगुणन के पश्चात झिल्ली का निर्माण करते ही उसके अंदर सजीवता उत्पन्न हो
जाती है। अतः ये ध्यान रहे कि एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीवों में प्रक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन कोशिका झिल्ली की उपस्थिति जरूर होती है और उसी के तहत उनके कार्यों को संपादित है वो किया जाता है। तो हमारे कोशिका के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कोशिका अंग यूकेरियोटिक जीवों के अंतर्गत, बहुकोशिक जीवों के अंतर्गत होते हैं। बहुत सारे कोशिका अंग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी काय, अंतर्द्रव्य जालिका, प्लास्टिड, इन सब प्रकार के कोशिका अंगों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।